Hello, friends. Today we'll venture into a new territory which is not very well known. तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर क्लैरिटी नहीं है। स्लाइड पे जो आप डायग्राम देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एडॉप्टर hypothesis which was given by the Crick. Here the Crick mentioned when they discovered the DNA structure, nucleic acid has information and there'll be some molecule which will work like adapter and will be attached with the amino acid. So they have given the indication about the transfer RNA, which is going to work here like a adapter molecule. And today we'll talk about certain interesting topic. For example, how this transfer RNA are going to be attached with the specific amino acid. The one. Second, the transfer RNA structure itself is very intriguing. बहुत ज्यादा मॉडिफाइड बेसिस हैं, वो क्यों होते हैं और कैसे ट्रांसफर आरएनए को ये पता चलता है कि इस अमाइनो एसिड से अटैच्ड होना है। दूसरी चीज ये कि कौन से पार्ट पे अमाइनो एसिड अटैच्ड होगा ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में। तो पहले ट्रांसफर आरएनए का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बारे में फिर डिटेल में हम बात करते हैं। ट्रांसफर आरएनए अगर विल सी, तो एक इसका जो एंटीकोडॉन रीजन होता है वो जेनेटिक कोड को रीड करता है और यूजुअली द थर्ड बेस वॉबल करता है। अगर पहला दो रिकॉग्नाइज हो गया अच्छे से तो तीसरे की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती है, तो पहला दो जो होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। दूसरी चीज कि जेनेटिक कोड जो है टोटल 61 कोडॉन है जो 20 अमाइनो एसिड के लिए है और वी रिक्वायर मिनिमली 31 ट्रांसफर आरएनए ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, और मेमेलियन सेल के अंदर अराउंड 150 ट्रांसफर आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। उनके दूसरे और भी फंक्शंस हो सकते हैं बट दे मे नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। लुक एट द स्ट्रक्चर। अगर तुम ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो विल कम अक्रॉस विद द टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेम एंड लूप। स्टेम का मतलब होता है कि जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, यू कैन सी ओवर हियर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटिंग बेस पेयरिंग हो रही है। लूप का मतलब ये कि जहाँ पे बेस पेयरिंग नहीं हो रही है। दो रीजन से हो सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस ना हो, दूसरा रीजन की हो सकता है ये दूरी थोड़ी ज्यादा हो। तो ये दो रीजन हो सकते हैं। तो वी हैव द डबल हेलिकल स्टेम डोमेन जो बेस पेयरिंग की वजह से बनता है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, वहाँ पे स्टैकिंग इंटरेक्शंस विच इज अ काइंड ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस as well as the hydrogen bond, the two kind of forces which is going to stabilize it, जैसा हम डीएनए में देखते हैं। then we have the loop domain. loop domain as I told you, दो रीजन हो सकते हैं, एक lack of complementary because of the modified basis। अगर ट्रांसफर आने का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देल बी अराउंड 80 बेसिस जो मॉडिफाइड है, तो उसकी वजह से बेस पेयरिंग नहीं हो पाती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का। ये वाला पार्ट है, ये हमारे काम का है, जहाँ पे सीसीए आर्म है ये यूजुअली पोस्ट ट्रांसलेशनली अटैच्ड होता है। और जो 5 प्राइम एंड है, यू कैन सी ओवर हियर वी हैव द 3 कॉन्जिक्यूटिव जी विच इज गोइंग टू बी देयर। और ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड डी आर्म, और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं टी साइज सी, और ये एंटीकोडॉन। ये तीन बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेनेटिक कोड को रिकॉग्नाइज करने में। और ये वेरिएबल आर्म, इसको लंब भी बोलते हैं, जिसकी साइज वेरी करती रहती है। सो ऐसे दिखता है ये एंटीकोडॉन लूप, लंप और टी साइज सी लूप और डी लूप। और यहाँ पे एक्सेप्टर स्टेम, यहाँ पे आप देखा हुआ आपने एक्सेप्टर स्टेम जिसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा दिख रही है, और यहाँ पे 5 प्राइम फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। और जो एक्सेप्टर आर्म एज आई टोल्ड यू, इट इज गोइंग टू बी अटैच पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वो अटैच होता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर गिव द ग्लिम्स ऑफ क्लोवर लिफ, एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड एज क्लोवर लिफ। keep in the mind this is the secondary structure which further get converted into the tertiary if requirement arise, but basically most of the function of the transfer RNA can be done by using the
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए में मॉडिफाइड बेसिस यूजुअली लूप डोमेन के अंदर होते हैं। और जैसा मैंने बोला कि टर्सरी स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो इसमें एक स्पेसिफिक फोर्स इन्वॉल्व होता है। जैसे टॉपिक का नाम मैंने बताया कि कुछ अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं हम। अननोन का मतलब ये नहीं कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और साइंटिफिकली नोन नहीं है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, बट यूजुअली दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होती है, जिसको ऑगस्टीन पेयरिंग भी बोल सकते हैं हम। और अनपेयर्ड एडिनोसिन है, जो कि कन्वेंशनल बेस पेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो प्रीडोमिनेट करता है। और नॉन स्टैंडर्ड इंटरेक्शन यूजुअली स्टेबलाइज द टर्सरी आरएनए स्ट्रक्चर। ये तो हो गई आरएनए की बात। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो एल शेप्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने देखा कि क्लोवर लीफ जैसा होता है, हियर यू कैन सी। सो हमें जो एक एरिया पे फोकस करना है ज्यादा, वो ग्रीन में दिख रहा है इस 3D स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं CCA, ठीक है। और ए अगर ध्यान देते हैं, ये एंटीकोडॉन हो गया और ये एक्सेप्टर आर्म हो गया जो रेड में दिखाया हुआ है। एंटीकोडॉन जो जेनेटिक कोड से कनेक्ट करेगा, और एक्सेप्टर आर्म वहां पे अमाइनो एसिड अटैच्ड होगा। अब हमें ये देखना है कि अमाइनो एसिड कैसे ट्रांसफर आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो हमें पता है कि ट्रांसलेशन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ द अमाइनो एसिड ऑनटू द ट्रांसफर आरएनए। और वहां पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम, उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, विच इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व। और वो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए? दो रीजन के लिए। एक, ट्रांसफर आरएनए को रिकॉग्नाइज करने के लिए। दूसरा, कौन सा अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए पे आएगा। इन दो रीजन की वजह से वो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स में आपको दिखेंगे ट्रांसफर आरएनए के, सूडोनॉट्स दिखेंगे विच इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन द टर्सरी स्ट्रक्चर। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से होंगे, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन स्टैंडर्ड होगा, मतलब कि प्रॉपर वॉटसन क्रिक पेयरिंग नहीं होगी उसके अंदर। ये स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। लेट्स से एक अमाइनो एसिड आया, आर ग्रुप, यहाँ पे कुछ भी कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। ये हमारा एटीपी है, क्योंकि हमें दो फास्फेट ग्रुप चाहिए होंगे चार्ज करने के लिए। लुक एट ओवर हियर, पहले स्टेप में क्या हुआ कि अमाइनो एसिड एएमपी बना, मतलब पीपीआई पायरोफॉस्फेट यहाँ से निकला। और इस स्ट्रक्चर को, और ये दो स्टेप है, ये पहला स्टेप है, जो एंजाइम कैटालाइज करेगा वो है अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब ये एटीपी यूज करेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में आपने देखा कि एटीपी पे अटैच होता है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड एएमपी बनाता है, और पायरोफॉस्फेट, दो फास्फेट जो गैमा एंड बीटा फास्फेट होंगे वो रिलीज होंगे। अब दूसरा स्टेप जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग है, यू हैव टू सी दैट। अब देखो जो लास्ट का बेस है CCA, अमाइनो एसिड कहाँ पे अटैच्ड होगा? जो 3 प्राइम का ए है। अब ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली राइबोज जो शुगर होगी, इसके पास दो OH ग्रुप फ्री होंगे जहां पे अमाइनो एसिड अटैच हो सकता है। पहला कार्बन नंबर 2 प्राइम OH, और दूसरा 3 प्राइम। सो दोनों में से किसी एक पे अमाइनो एसिड अटैच हो सकता है। कैसे और कौन करेगा, थोड़ी देर में हम बात करते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि एन टर्मिनस कभी भी अटैच नहीं होता, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो सी टर्मिनस है अमाइनो एसिड का, वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा, OH ग्रुप जो थर्ड कार्बन या सेकेंड कार्बन पे होगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अमाइनो एसिड का होगा उसके साथ वो बाइंड करेगा और एमपी रिलीज होगा। अब दो इंपॉर्टेंट चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा 2 प्राइम पे करेगा या फिर 3 प्राइम पे करेगा। दूसरा, कि कैसे ARS को पता चलेगा कि कौन से ट्रांसफर आने पे कौन से अमाइनो एसिड को लगाना है, ठीक है। और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होगा तो इस कंसंट्रेशन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। पीपीआई को जितना ज्यादा हम रिमूव करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंचेगा।
सो नेचर में एक एंजाइम होता है पायरोफॉस्फेटेज, जो पायरोफॉस्फेट को ब्रेक करता है, दोनों फास्फेट ग्रुप को अलग अलग करता है। ठीक, तो ये तुम आपका ट्रांसफर आरएनए हो गया, जहाँ पे ए पे रेजिड्यू है ये वाला, और उसके यहाँ पे देख सकते हो 3' ग्रुप पे आपका अमाइनो एसिड अटैच्ड हुआ है। मैंने बोला ये 2 पे भी हो सकता है। अब कैसे? सो एआरएस के 2 कैटेगरी हैं, एक क्लास 1 एक क्लास 2। एक पहले इवोल्यूशन में आया, एक बाद में आया। अब देखते हैं कौन सा पहले आया कौन से बाद में आया। उसके पहले एक चीज और हम देख लेते हैं कि कैसे वो क्या क्या पार्ट देखता है ट्रांसफर आरएनए को बिफोर अटैचिंग द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू इट। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट होते हैं वो 2 जगह हो सकते हैं, एक तो एक्सेप्टर आर्म और दूसरा एंटीकोडॉन लूप। ये 2 रीजन यू कैन सी हियर एंड यू कैन सी हियर, ये 2 रीजन को देखते हैं। तो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए 2 तरह के होते हैं। जो पहले आया इवोल्यूशन में वो केवल एक्सेप्टर आर्म देखता है, और जो बाद में आया वो दोनों चीज देखता है। ठीक, अब दूसरी चीज पे हम बात कर लेते हैं कि क्लास 1 क्या है और क्लास 2 क्या है। ठीक है, कैसे? क्लास 1 की पहले मैं बात कर लेता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा? एंटीकोडॉन लूप और एक्सेप्टर स्टेम दोनों। ठीक, और ये क्या चूज करेगा? ये चूज करेगा 2' OH ग्रुप। ठीक, क्लास 1 2 इनको चाहिए, एक एंटीकोडॉन लूप, दूसरा एक्सेप्टर स्टेम। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए इसके। और अटैच किस पे करेगा? कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो एसिड का बाइंड किससे होगा? 2' OH ग्रुप से। दूसरा क्लास 2 AARS, जो बाद में आया एवोल्यूशन, सॉरी जो पहले आया एवोल्यूशन में, वो एंटीकोडॉन को नहीं देखता, वो एक्सेप्टर स्टेम को देखता है, और हमेशा 3' OH को अटैक करता है अमाइनो एसिड को लगाने के लिए। अब दोनों क्लासेस में थोड़े डिफरेंसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लास 1 दिख रहा है, जहाँ पे कैटालिटिक डोमेन है, जिसके थ्रू ये जो स्पेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर वाला जो स्पेस है, क्योंकि अमाइनो एसिड इसके थ्रू आएंगे, तो अगर गलत अमाइनो एसिड आता है तो वो एडिट हो सकता है। सो एडिटिंग दोनों में अगर आप देखोगे तो मिरर इमेजेस हैं, एंड दैट इज हाउ दे गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग द राइट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। सो कैटालिटिक डोमेन जो कैटालिसिस करेगा, और एडिटिंग डोमेन जो राइट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, और इनके पास प्रूफ रीडिंग और क्वालिटी कंट्रोल का ज्यादा स्कोप होता है। सो कुछ अगर ARS हैं जो जिनके कैटालिटिक सेंटर सेपरेट हैं, तो इनअप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड को हाइड्रोलाइज करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर बहुत क्लोज होते हैं, जैसे आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, वैलिन है। सो वैल्यून और आइसोलेशन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, तो अगर वैलिन आइसोल्यूसिन वाले पे चला गया तो क्या होगा? तो वो एंजाइम इसको हटा देगा। ठीक, क्योंकि उसका जो एक्टिव साइट है वो सेपरेट है, और ये वैलिन को तो एकोमोडेट कर सकता है लेकिन आइसोल्यूसिन को नहीं कर सकता, मतलब वैलिन वाला वैलिन पे ही जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया में ये एडिटिंग डोमेन अलग भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि कैसे वो इवॉल्व हुआ है। एंड सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लिंक्ड टू द ट्रांसफर आरएनए। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ज्यादातर जो बेसिस ट्रांसफर आरएनए के होते हैं उसमें हाई परसेंटेज ऐसा होता है कि वो लगने के बाद मॉडिफाइड होते हैं, मतलब वंस दे बिकम द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, देन ओनली दे आर गोइंग टू बी मॉडिफाइड। सिमिलरली कुछ अमाइनो एसिड्स है एफमेट, जिसका इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए बहुत स्पेसिफिक होता है, क्योंकि उसको एन टर्मिनस पे अमाइनो टर्मिनस पे जाना होता है। ठीक है, तो मिथाइल मेथियोनिल ट्रांसफर आरएनए फॉर्मिल ट्रांसफरेज इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। दिस इज हाईली नोन फैक्ट, और इसको टेट्राहाइड्रोफोलेट लगता है एज ए कोफैक्टर, सो दैट विल हेल्प इट। और कुछ होते हैं some prokaryote, they have a non-discriminating ARS that loads the aspartate into the asparagine। तो बाद में क्या होता है कि ये aspartate कन्वर्ट हो जाता है asparagine में by using the enzyme। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो 21st अमाइनो एसिड है सेलेनोसिस्टीन,
बहुत सारे एंजाइम्स है जिसमें ये मिलता है, जैसे ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज है। तो इसके लिए हमारे पास जब नेचर ने स्टार्ट किया तो उनके पास कोई कोडान नहीं था, और सेलेनोसिस्टीन जहाँ पे सिलीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्टेन एंजाइम्स। ठीक, अब अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे सल्फर की जगह पे सिलीन है। ये बेसिक डिफरेंस है सिस्टीन और सेलेनोसिस्टीन के बीच में। तो बहुत बार हमें लगता है कि नहीं सिस्टीन वाला ट्रांसफर आरएनए यूज हो सकता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। The transfer RNA which is being used for the sec or selenocysteine, it is going to be loaded with the serine. तो सेरीन ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज को पहले यूज करेगा और सेरीन बाद में कन्वर्ट हो जाएगा सेलेनोसिस्टीन में बाय द अनदर एंजाइम जिसके लिए सेलेनोफॉस्फेट लगता है। सो दिस इज हाउ द सेक tRNA sec utilizing the utilization during the protein synthesis require एक स्पेसिफिक elongation factor, क्योंकि इसने यूज जो करना है कोडॉन वो होता है UGA विच इज स्टॉप कोडॉन। तो somehow this stop codon should be misread in the process so that it can continue the translation process। वो कैसे होता है, let's talk about it। ठीक है, तो बहुत केसेस में देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल है ग्लूटामेट का ट्रांसफर आरएनए, अगर सॉरी द ग्लूटामाइन का ट्रांसफर आरएनए पे अगर ग्लूटामेट लगा हुआ है तो EF2 जो इलोंगेशन फैक्टर है इस रिएक्शन को यूजुअली कंडक्ट करता है इन द जीटीपी डिपेंडेंट मैनर। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक इलोंगेशन फैक्टर होता है, उसका नाम है SELB, जो एक तरह का होमोलॉग है EF2 का, और it is going to be complex with the GTP or recruited in the ribosomal bound messenger RNA stem loop structure in the selenoprotein coding region of the 3'. That is how they are going to recognize the UGA not as a stop codon, rather it is as a codon specifying the selenocysteine। तो एक मैकेनिज्म ये होती है। दूसरा जो अमाइनो एसिड है जिसको हम 22nd अमाइनो एसिड बोलते हैं पायरोलाइसिन। अगर ध्यान से स्ट्रक्चर देखो, ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है, और लाइसिन के स्ट्रक्चर में इफ यू सी केयरफुली दिस रिंग इज गोइंग टू बी अटैच्ड। ठीक है, और कहाँ पे, एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप पे। ठीक है, और ये पायरोलिन रिंग इज गोइंग टू बी अटैच्ड ओवर हियर। और यहाँ पे भी basically it happens in the archaebacteria, especially the methanogenetic bacteria. Again they'll be using the UAG which is umber stop codon। ठीक है, and the codon this pyrrolysine is carried by the ribosome by the transfer RNA of the pyrrolysine which contains anticodon CUA, and they differ from the other transfer RNA in having a specific D loop with 5 residue rather than the 8 residue in the anticodon stem with 6 sequences in the T size। मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा मॉडिफाइड है which help it to be recognized as amino acid and the reaction do not stop there। So hopefully ये interesting facts आपको पसंद आए होंगे। So we'll talk about more in the next lecture। Thanks a lot for listening me।